Good evening, everyone. Am I audible to all of you? आप सब लोग अभी मोदी जी को सुन रहे होंगे। उन्होंने जनता कर्फ्यू के लिए बोला है संडे के दिन। सबको ध्यान रखना है उस चीज का। कल तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? गैप्स का टॉपिक कल डिस्कस किया था। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम यूज में लेंगे? एक्चुअली कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये कन्वेंशनल ट्रेडर यूज में लेते हैं इनको। ये कन्वेंशनल टेक्निक है, बट हमें इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनको डिमांड सप्लाई के साथ ही ट्रेड करना है। इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिमांड सप्लाई के साथ ट्रेड करना है। ये हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक एक्स्ट्रा और स्कोर की तरह काम करेंगे। ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा और स्कोर रहेगा। और जो भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक जो है वो है बुलिश हरामी। जो लोग पहले टेक्निकल ट्रेडिंग करते थे या फिर काफी सारे लोगों ने यूट्यूब पे सीखा होगा बहुत सारे कन्वेंशनल पैटर्न। दूसरा है बियरिश हरामी। पहला बुलिश हरामी, दूसरा बियरिश हरामी। पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि बुलिश हरामी और बियरिश हरामी क्या, कैसे, किस तरह के पैटर्न्स होते हैं।
सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन है हमारे पास, एक बिग रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। ये दोनों कैंडल एक्साइटिंग होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बेस कैंडल हो, ये दोनों का एक्साइटिंग होना जरूरी है। ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है, उसके बाद यदि इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है जो कि फर्स्ट कैंडल के रेंज में हो, रेंज इन द सेंस कि इसकी बॉडी के अंदर और विक इसके विक के अंदर, कोई भी पार्ट इसका बाहर नहीं है, कोई भी पार्ट इसका बाहर नहीं है। ये देखिए इसकी बॉडी, बॉडी वाला पॉइंट है। ये इसकी लोअर बॉडी, ये इसकी अपर बॉडी, और ये इसकी लोअर विक, ये इसकी अपर विक फर्स्ट कैंडल की। और ये सेकंड कैंडल की लोअर बॉडी जो कि इसकी रेंज में है, हायर बॉडी वो भी इसकी रेंज में है, एंड हायर विक और लोअर विक, सब कुछ इस प्रीवियस कैंडल की रेंज में है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वो बुलिश हरामी होता है। इस तरह का फॉर्मेशन बुलिश हरामी होता है। अब यदि मैं बात करूं, ये बुलिश हरामी का पैटर्न है। अब यदि इस फॉर्मेशन में इस सेकंड कैंडल का जो विक वाला पार्ट है वो कहीं इस कैंडल की रेंज को ब्रेक कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी, इसको यदि ब्रेक कर रहा है तो इसे हम बुलिश हरामी नहीं बोलेंगे, इसे हम बुलिश हरामी नहीं बोलेंगे, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। यदि कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है जो कि रेंज से सिर्फ थोड़ा सा 19-20 ही ऊपर नीचे है, तो एज ए एक्सेप्शनल इसे हम कंसीडर कर सकते हैं, एज ए एक्सेप्शनल इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट वहीं पे यदि ये इस तरह से कुछ हो तो ये हम कंसीडर नहीं करने वाले। जो सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है वो कैंडल पूरी तरह से प्रीवियस कैंडल की रेंज में होनी चाहिए, और प्रीवियस कैंडल कौन सी है, रेड, और ये ग्रीन। तो ये वाला फॉर्मेशन जो होता है वो बुलिश हरामी होता है। और बुलिश हरामी एक अब मूव को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाइज अप मूव्स इन प्राइस। मतलब यदि बुलिश हरामी का पैटर्न है तो एज ए कन्वेंशनल ट्रेडर वो लोग ऐसा मानते हैं कि अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है, कि एक बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई जो कि प्रीवियस कैंडल के रेंज में है। तो ये एक बुलिश हरामी का पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग ये प्राइस अब ऊपर की तरफ मूव करेगी। बट सपोज कीजिए कि यहाँ पे
इधर यहां कोई सप्लाई जोन हो, ऊपर यदि कोई सप्लाई जोन हो, यहां पे बुलिश हरामी फॉर्म हो गया और प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रेडर, और ऊपर यहां पे सप्लाई जोन है, तो चांसेस है ना कि ये पैटर्न फेल हो जाए, प्राइस ऊपर सप्लाई जोन से टकराकर नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि इन कन्वेंशनल पैटर्न के चलने के तो 50-50 चांसेस रहते हैं। डिमांड सप्लाई तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी में वर्क करते हैं। यहां पर यदि ऊपर कोई सप्लाई जोन हो तो ये जो बुलिश पैटर्न जो बनाया है वो फेल हो जाएगा। बट इसी चीज को, इसी बुलिश हरामी को हम लोग यदि डिमांड जोन के साथ ट्रेड करें, डिमांड जोन मतलब कि ये प्राइस कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन से लौट रही है। यहां पर कोई डिमांड जोन था, अच्छा डिमांड जोन, सारे ऑड स्कोर उसमें थे, क्लोजिंग भी अच्छी थी, उसमें हमें एंट्री लेनी थी। और प्राइस जब इस तरह से ऊपर नीचे आकर ऊपर गई एक बुलिश हरामी का पैटर्न बना के, तो फिर हमें इसे ट्रेड करना है एज ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एज ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तब हम इस पैटर्न को एक एक्स्ट्रा और दे देंगे। अब उस केस में एंट्री और स्टॉप लॉस तो वहीं रहेंगे जहां होने चाहिए, यहाँ एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। बट हम टारगेट को ऊपर कर सकते हैं, टारगेट को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स का भी साथ मिल गया और कन्वेंशनल ट्रेडर का भी, यहाँ पर जो सिग्निफाइंग, ये जो अप मूव को सिग्निफाई कर रहा है ना, इस पैटर्न का भी। तो चांसेस हैं कि प्राइस बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाए, और भी अच्छी तरह से। हमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन के साथ ही इसको काम में लेना है, बुलिश हरामी को। डेफिनेशन क्या होगी? फर्स्ट कैंडल should be red and second candle should be green. फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड एंड सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। वो बुलिश हरामी का पैटर्न है और उसे सिर्फ डिमांड जोन के साथ ही ट्रेड करेंगे, कि यदि प्राइस किसी डिमांड जोन में आ रही है और ऊपर जाते टाइम वो कोई बुलिश हरामी का पैटर्न बनाती है, तो फिर वो हाई प्रोबेबिलिटी है, उसमें हम टारगेट को ऊपर कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेकंड कैंडल बॉडी शुड बी विद इन द रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडल। एंड विक शुड बी विद इन द रेंज ऑफ विक। बॉडी की रेंज बॉडी के अंदर होनी चाहिए और विक की रेंज विक के अंदर होनी चाहिए। ये पैटर्न है बुलिश हरामी, जो कि अप मूव को सिग्निफाई करता है।
दूसरा पैटर्न है बियरिश हरामी। दूसरा जो पैटर्न है ये बियरिश हरामी। बियरिश हरामी का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। कि बिग रेड ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल फॉर्म हो, जो कि उस पहली वाली कैंडल की रेंज के अंदर हो, बॉडी इसके अंदर और विक भी इसके अंदर। तो ये जो पैटर्न होता है वो होता है बियरिश हरामी। और ये सिग्निफाई करता है डाउन मूव। सिग्निफाइड डाउन मूव इन प्राइस। जब भी इस तरह का पैटर्न हो तो हमें उसके साथ कैसे डील करना है, कि यदि ऐसा कुछ फॉर्मेशन बने बिना डिमांड सप्लाई के तो हमें उसे बिल्कुल इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए। बट वहां पे यदि यहाँ पर कोई डिमांड जोन हो, सपोज कीजिए इस वाले एरिया में कोई डिमांड जोन है, यहाँ पे नीचे डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन इसको, इस कैंडल को, इस सॉरी इस फॉर्मेशन को फेल कर देगा। ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि डिमांड जोन सप्लाई जोन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट वहीं पे यदि ये किसी सप्लाई जोन से लौट के आ रही है प्राइस, ये प्राइस किसी सप्लाई जोन, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन था, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सप्लाई जोन था, अच्छा सप्लाई जोन जहां हम ट्रेड करते हैं सारे ऑड स्कोर के साथ, उसमें प्राइस गई और गिरने, ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ आते टाइम उसने एक इस तरह का पैटर्न बनाया बियरिश हरामी, जिसकी बॉडी की रेंज बॉडी के अंदर और विक की रेंज विक के अंदर है। जो इसमें बताया था ना कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इतना 19-20 चलेगा, बट यदि ये यहाँ पर इस तरह से हो तो नहीं चल सकता हो, तो ये हमारा बेरिश हरामी नहीं होगा। तो ये हमारा बेरिश हरामी नहीं होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है, ये वाला। सेकंड कैंडल बॉडी शुड be within the range of first candle body and wick should be within the range of wick। बॉडी बॉडी के अंदर होना चाहिए, विक विक के अंदर होना चाहिए, तो ही उसे बियरिश हरामी बोलेंगे। और इसे सप्लाई जोन के साथ ही ट्रेड करना है, इसे सप्लाई जोन के साथ ही ट्रेड करना है। बट जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन एंड सेकंड कैंडल शुड बी रेड। समझ में आ गया बुलिश हरामी कैसे होते हैं, बियरिश हरामी का पैटर्न कैसा होता है? एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। पहले पैटर्न की डेफिनेशन देख लेते हैं।
अब जो तीसरा हमारे पास पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग। और इसके साथ चौथा है वो है बियरिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग, ये किस तरह के फॉर्मेशन होते हैं, ये किस तरह के पैटर्न होते हैं? हमारे पास यदि इस तरह का कोई पैटर्न है कि एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, अब इस वाले केस में सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रखा है। मतलब जो सेकंड कैंडल की रेंज है वो फर्स्ट कैंडल से ज्यादा बड़ी है। इसने इसके बॉडी पार्ट को भी कवर कर रखा है और विक पार्ट को भी कवर कर रखा है। फर्स्ट कैंडल should be red and second candle should be green. First candle should be red and second candle should be green. ये वाला जो फॉर्मेशन होगा वो होगा बुलिश एंगल्फिंग। और बुलिश एंगल्फिंग जो होता है वो अप मूव को सिग्निफाई करता है। बुलिश एंगल्फिंग अप मूव को सिग्निफाई करता है। और इसमें जो कैंडल की रेंज रहने वाली है वो होगी सेकंड कैंडल बॉडी should be completely encompass first candle body. Completely encompass first candle body. And wick should encompass wick. सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की बॉडी विक दोनों पार्ट को पूरी तरह से इनकम्पास कर रखा है, पूरी तरह से कवर कर रखा है। सेकेंड कैंडल ग्रीन है और फर्स्ट कैंडल रेड है। तो ये पैटर्न होगा बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, नाम से पता चल रहा है कि बुलिश मतलब अपमूव को सिग्निफाई करता है, तो इस पैटर्न को भी हम डिमांड जोन के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। इस पैटर्न को डिमांड जोन के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर कोई डिमांड जोन है और प्राइस उस डिमांड जोन में एंट्री दी और उसके बाद उसने इस तरह की फॉर्मेशन बनाई है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रही है बॉडी टू विक, जो कि बुलिश एंगल्फिंग होगा।
तो फिर वो ट्रेड हमारी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, वो ट्रेड हमारी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अब इस केस में हम टारगेट को ऊपर कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑड स्कोर इसे दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑड स्कोर इसे दे सकते हैं। वहीं पे यदि कन्वेंशनल ट्रेडर इसे ट्रेड करते तो ये डायरेक्टली यहां पर एंट्री ले लेते जहां ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और ऊपर यदि कोई यहां पर कोई सप्लाई जोन होता, जो ये एरिया है यहां पर यदि कोई सप्लाई जोन होता तो फिर ये ट्रैप होकर नीचे की तरफ आ जाती और ये पैटर्न जो है फेल हो जाता। इस वजह से हमें इसे डिमांड जोन के साथ ही ट्रेड करना है। दूसरा जो फॉर्मेशन रहता है वो होता है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग में जस्ट अपोजिट कि एक बड़ी रेड कैंडल ने एक छोटी रेड कैंडल को कवर कर रखा है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकंड कैंडल रेड। बाकी रेंज का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट कैंडल की बॉडी और फर्स्ट कैंडल की विक इनके रेंज में होनी चाहिए। सेकंड कैंडल इसे पूरी तरह से कवर कर लेनी चाहिए। सेकंड कैंडल ने इसे पूरी तरह से कवर कर रखा है। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग, और जो बियरिश एंगल्फिंग होता है वो सिग्निफाई करता है डाउन मूव को। ये सिग्निफाई करता है डाउन मूव को। इसे हम सप्लाई जोन के साथ ही ट्रेड करेंगे। यदि प्राइस सप्लाई जोन में टकराकर नीचे की तरफ आ रही है और वो बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनाती है तो हमारे लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑड होगा, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑड होगा। यदि कन्वेंशनल ट्रेडर इसे ट्रेड करते तो वो डायरेक्टली यहां पर इसे सेल कर देते और यहां नीचे कोई डिमांड जोन हो तो ये ट्रैप हो जाता फिर। इस वजह से ही हम लोग डिमांड सप्लाई के साथ ही इसे ट्रेड करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आए। सपोज कीजिए हमने 10 ट्रेड प्लान करी है और हमारा रेशो है 7 में 10 में से 7 ट्रेड हमारी हिट हो रही हैं और 3 ट्रेड्स हमारे स्टॉप लॉस हो रही हैं। अब यदि 3 ट्रेड जो स्टॉप लॉस हुई हैं उन ट्रेड्स में से हमें ये मालूम हो जाए कि कौन सी 2 ट्रेड्स में क्या गलती थी, तो नेक्स्ट टाइम हम उन गलतियों को सुधार के अपनी एक्यूरेसी को अच्छा कर सकते हैं। बट कन्वेंशनल ट्रेडर की जो चांसेस ही 50-50 रहते हैं और हम लोग उनकी टेक्निक को डिमांड सप्लाई के साथ यदि यूज करते हैं, उनकी टेक्निक को डिमांड सप्लाई के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी में भी हमारी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी ही होगी, क्योंकि हम देख पाएंगे कि 10 में से जो 3 ट्रेड जो फ्लॉप हुई हैं उनके 3 में से 2 के भी यदि हमें रीजन पता लग जाए कि क्या कमी रही है वहां पर, क्या चीज हम नहीं देख पाए, तो वो हमारी एक्यूरेसी के लिए, हमारे ट्रेड सेटअप के लिए, आने वाले हमारे ट्रेडिंग फ्यूचर के लिए, सब चीज के लिए बेटर है। हमें अपनी कमी देखनी है पर्टिकुलर जो ट्रेड फ्लॉप हो रही है उसमें। एक बार ट्रेड सेटअप की
उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, टारगेट स्टॉप लॉस जो भी हुआ, ट्रेड को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम, चाहे टारगेट हो तो भी रिव्यू करना है और स्टॉप लॉस हो तो भी रिव्यू करना है। हमें पता रहना चाहिए कि किन सेंटिमेंट्स में ये ट्रेड चली थी और किन सेंटिमेंट्स में ट्रेड नहीं चली। मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन क्या थी, और हमने जो ट्रेड सेटअप किया था उसमें क्या कमी रही और क्या हमने अच्छा देखा और क्या हमने उसमें नहीं देख पाए। क्या वो 7 ऑड स्कोर वाली नहीं थी? क्या वो ज्यादा सेलिंग प्रेशर में थी या ज्यादा बाइंग प्रेशर में थी? क्या हमने उसे लोकेशन के साथ कोइंसाइड करके नहीं लिया? बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं और उन्हीं पे एंट्री स्टॉप लॉस कर रहे हैं। बट हमें ध्यान रखना है अभी एज ए बिगनर कि लोकेशन, ट्रेंड और एजुकेशन का जो फॉर्मेशन है, उन तीनों को कंबाइन करके ही अभी चलना है। जब हम आगे टॉप डाउन अप्रोच पढ़ेंगे, जिसमें कि होगा कि हम कोई भी ट्रेड सेटअप कर रहे हैं, तो हमने सपोज कीजिए रिलायंस में कोई ट्रेड सेटअप करनी है, तो हमें क्वार्टरली का टाइम फ्रेम से शुरू करना है। क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, 75, 15, 5 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम देखने हैं। टॉप डाउन अप्रोच में ये होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लोकेशन वाले में भी बताया था जब लोकेशन हम पढ़ रहे थे, कि यदि कोई प्राइस मंथली के डिमांड सप्लाई जोन से लौट रही है और हमें उसका आइडिया नहीं कि वो मंथली के सप्लाई जोन से लौट रही है, और हम डेली पे डायरेक्टली एग्जीक्यूशन लेते हैं, तो मंथली के सामने डेली का डिमांड, डेली पे डायरेक्ट जो है वो हाई का, सॉरी, बाइंग का एग्जीक्यूशन लेते हैं, डिमांड सप्लाई में ट्रेड कर रहे हैं, डिमांड में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस डिमांड जोन के चलने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से एक बड़े एरिया के सेलिंग ऑर्डर को लेकर नीचे की तरफ आ रही है। ये हम जब टॉप डाउन अप्रोच में सीखेंगे ना, तो और भी अच्छा इंटरेस्ट आएगा आपको इसको सुनने में, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट बढ़ जानी है। जब आपको पता चल जाएगा, आपने पूरी बिग ट्रेड लिस्ट जो है, वो पूरी बिग ट्रेड लिस्ट चेक कर ली कि कौन सा स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे कौन सा स्टॉक कहाँ पे है, आपको सारे स्टॉक का ट्रेंड याद है, तो फिर आप डायरेक्ट एजुकेशनल बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड का पहले से मालूम है और लोकेशन का मालूम है। बट उसके लिए कम से कम 2-3 महीने तो आपको लगेंगे, 2-3 महीने तो लगेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी ये चीजें आएंगी आपके पास। ये जो अभी मैंने जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया है आप लोगों को? बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी। इनको किस तरह से हमें डिमांड सप्लाई के साथ ट्रेड करना है, ये यहाँ पर ग्रीन होनी चाहिए और ये रेड होनी चाहिए। एक बार जो बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग है, इन तीनों का, इन चारों का हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए, और मैं कुछ आपको ऐसा क्लू बता दूं जिसमें आप कंफ्यूज नहीं हो।
फर्स्ट वाला कौन सा पैटर्न है बताइए मुझे। बुलिश हरामी। सेकंड वाला बियरिश हरामी। और ये थर्ड वाला बुलिश एंगल्फिंग। और फोर्थ वाला बियरिश एंगल्फिंग। ये चार पैटर्न हैं जिनमें के नाम के आगे बुलिश आ रहा है, जैसे बुलिश हरामी और बुलिश एंगल्फिंग। वो हमें अप मूव, वो अप मूव सिग्निफाई करते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। और इनको इनको डिमांड जोन के साथ ट्रेड करना होता है, जिनमें बुलिश आ रहा है आगे। और जिनमें बियरिश आ रहा है वो डाउन मूव को सिग्निफाई करते हैं कि यहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगी। और इनको हम सप्लाई जोन के साथ ट्रेड करते हैं। जिनमें बुलिश है, बुलिश हरामी हो या बुलिश एंगल्फिंग हो, उनको डिमांड जोन के साथ। और बियरिश हरामी और बियरिश एंगल्फिंग हो, इन दोनों में बियरिश आ रहा है तो इसे सप्लाई जोन के साथ ट्रेड कर रहा है। हरामी में फर्स्ट कैंडल बिग रहेगी और सेकंड कैंडल स्मॉल रहेगी, चाहे वो रेड है चाहे ग्रीन है। अब एक और चीज इसमें देखिए कि बुलिश में जो सेकंड कैंडल है वो ग्रीन है, चाहे वो बुलिश हरामी है चाहे वो बुलिश एंगल्फिंग है। और बियरिश में जो सेकंड कैंडल है वो रेड है, चाहे बियरिश हरामी है चाहे बियरिश एंगल्फिंग है। बुलिश वाले दोनों पैटर्न को डिमांड जोन के साथ और बियरिश वाले दोनों पैटर्न को सप्लाई जोन के साथ। बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग में सेकंड वाली कैंडल जो होती है, जो भी एंगल्फिंग वाला पैटर्न होता है उसमें सेकंड कैंडल बिग होती है, जो कि फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर करती है। यहाँ पर देखिए इस सेकंड कैंडल ने इस फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रखा है। और हरामी पैटर्न में सेकंड कैंडल छोटी होती है, फर्स्ट कैंडल बिग होती है। और सेकंड कैंडल इस फर्स्ट कैंडल की रेंज में होती है। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये वाला जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है? बियरिश एंगल फिंग या बुलिश एंगल फिंग सस्मित? बियरिश एंगल फिंग। ये वाला कौन सा पैटर्न है? नो पैटर्न, क्योंकि इसने इसकी रेंज को तोड़ रखा है, ब्रेक कर रखा है, ये इनवैलिड है। ये कोई भी पैटर्न नहीं है। थोड़ा नीचे है इससे। इसकी बॉडी की भी रेंज सेम नहीं है।
ये कौन सा पैटर्न है? पूछिए तरुण, क्या बात, क्या कौन सा, क्या क्वेश्चन है? ये कौन सा पैटर्न है? बियरिश एंगल्फिंग। अब ये देखिए, ये यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग बना, मतलब ये डाउन मूव को सिग्निफाई कर रहा है। प्राइस को नीचे की तरफ आना चाहिए, इस रेंज तक बस थोड़ी सी प्राइस नीचे आई, बट फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर एज ए कन्वेंशनल ट्रेडर हम इसे ट्रेड कर रहे होते तो हम स्टॉप आउट हो जाते और ट्रैप हो जाते। इसके ऊपर जाने का, पीछे का, ऊपर जाने के पीछे क्या कारण था? ये वाला बॉटम, ये देख रहे हैं आप, ये बॉटम। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई डिमांड जोन होगा। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई डिमांड जोन होगा, और उसने ऊपर, इसके जोन के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, उसने कुछ अचीव भी किया है। अब एक नया पैटर्न सुनिए आप, मैं आता हूं आप लोगों के क्वेश्चन पे। कि ये यहाँ पर प्रॉपर डिमांड जो नहीं है डेली के टाइम फ्रेम पे, बट 75 मिनट पे और 125 मिनट पे कोई अच्छा डिमांड जोन यहाँ पर होगा। 75 मिनट और 125 मिनट पे यहाँ पर कोई अच्छा डिमांड जोन होगा, और उस 75 मिनट और 125 मिनट जो भी है, उस डिमांड जोन ने एक अच्छी मूव दी है और एक डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। मतलब लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ब्रेक किया है, तो वो वाला डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। जब भी कोई छोटे टाइम फ्रेम का जोन बड़े टाइम फ्रेम के जोन को ब्रेक कर दे, तो वो बहुत अच्छा जोन होगा। 90% एक्यूरेसी आती है इनसे। इवन बहुत ज्यादा सेलिंग या बाइंग प्रेशर में ही ये फ्लॉप होते, नहीं तो फ्लॉप नहीं होते। प्राइस दो बार चली है, एक बार यहां से, दूसरी बार यहां से, दो बार चली है। एक बार यहां से, सॉरी, ये यहां से, और दोबारा फिर इसी जोन की रेंज से। बियरिश हरामी जोन में प्राइस अप क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं डिमांड जोन होगा सर, और डिमांड जोन नहीं भी है। यदि ये यहाँ पर डिमांड जोन नहीं भी होता, डिमांड जोन नहीं भी होता, तो ये तो सिर्फ एक दिन की सेलिंग से ही फॉर्मेशन बन सकता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने एक दिन सेलिंग कर दी, कोई बल्क डील हो गई, तो यहाँ पर ये प्राइस में डाउनफॉल आ गया। कैन थर्ड कैंडल फॉर सेकंड पैटर्न टुगेदर, किसकी बात कर रहे हैं कपिल आप? बियरिश हरामी, बियरिश एंगल्फिंग के लिए हमें सप्लाई जोन ही देखने हैं, और बुलिश हरामी और बुलिश एंगल्फिंग के लिए हमें डिमांड जोन। ये देखिए, ये रैली बेस्ड ड्रॉप, ये एक बार टेस्टेड जोन था, उसके बाद इसमें प्राइस आई और नीचे जाते टाइम इसने बियरिश हरामी पैटर्न बनाया था, और खूब अच्छी तरह से नीचे की तरफ आई थी। क्यों? क्योंकि ये प्राइस ने यहाँ पर एक अच्छा हाई बनाकर वापस नीचे की तरफ रिवर्स किया था, और ये छोटा सा पैटर्न भी चल गया। और भी यहाँ पे कोई कारण रहा होगा, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन रहा होगा, क्योंकि जैसा कि मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ डेली पर इतना अच्छा डाउनफॉल, ये कोई लेग इन बनी होगी, ये बेस, और फिर ये कोई लेग आउट, तो यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा सप्लाई जोन होगा। तीन कैंडल के साथ यदि कोई हो, तो वो इन चारों पैटर्न में से कोई पैटर्न नहीं हो सकता, ना बुलिश हरामी, ना बियरिश हरामी, ना बुलिश एंगल्फिंग, ना बियरिश एंगल्फिंग। सिर्फ दो ही कैंडल के साथ ये पैटर्न होता है।
और यदि दोनों सेम कलर की कैंडल हो ना, कि रेड के बाद ग्रीन बन रही, ग्रीन के बाद रेड बन रही है, सॉरी रेड के बाद रेड बन रही है, ग्रीन के बाद ग्रीन बन रही है, तो भी वो कोई पैटर्न नहीं होता है। ये कौन सा पैटर्न है? ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये दो। ये कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कैंडल एक्साइटिंग नहीं है, हमें एक्साइटिंग कैंडल देखनी है। दोनों कैंडल एक्साइटिंग होनी चाहिए। ये वाला कौन सा है, कौन सा फॉर्मेशन है ये वाला? बुलिश। और इसके बाद प्राइस अच्छा खासा अप मूव दिया है, क्यों? क्योंकि ये इस डिमांड जोन से चल रही है, इस ड्रॉप बेस रैली से। इस ड्रॉप बेस रैली में एंट्री दी और फिर ये ऊपर की तरफ गई। इस तरह का जब फॉर्मेशन होता है ना, कि एक कोई बेस कैंडल हो, ये वाली बेस कैंडल हो, ये बेस कैंडल होती, सेकंड बेस कैंडल होती ना एंगल्फिंग में, जैसे ये रेड कैंड, सॉरी ये नहीं, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये जो रेड कैंडल है उसके बाद ग्रीन कैंडल है। अब यदि ये वाली कैंडल बेस है, तो कई कई बार लोग इसको ले लेते हैं, ट्रेड करते हैं, बट अपनी प्रायोरिटी एक्साइटिंग होनी चाहिए, और हमें तो इसे डिमांड सप्लाई के साथ ही ट्रेड करना है। लोग कंसीडर करते हैं, बट हमें एक्साइटिंग पे ही प्रायोरिटी रखनी है। चलो ये सबको क्लियर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, किस तरह से हमें यूज करना है इनको। ओके, अब हम बात करते हैं दो और पैटर्न्स। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं? ये काफी रिलायबल पैटर्न है। ये जो दो पैटर्न है वो काफी रिलायबल पैटर्न है, अच्छा वर्क करते हैं। सपोज कीजिए इस तरह का कोई फॉर्मेशन है, ड्रॉप एंड उसके बाद बेस कैंडल, बेस कैंडल एक या दो हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं।
इस तरह का कोई फॉर्मेशन है। ये जो सेकंड कैंडल ग्रीन फॉर्म हो रही है, एक रेड कैंडल, उसके बाद एक बेस कैंडल, और उसके बाद जो तीसरी कैंडल फॉर्म हुई है वो ग्रीन कैंडल। रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो थर्ड कैंडल फॉर्म हुई है वो इस फर्स्ट कैंडल के, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके मिडिल पार्ट के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो ही इसे मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। जो ये थर्ड कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है वो कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाफ पार्ट से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। बट बैक टेस्टिंग से और हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम लोग जिस हिसाब से ट्रेड करते हैं तो उसमें बेटर ये रहता है कि ये वाली जो थर्ड कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना, थर्ड कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो इस प्रीवियस कैंडल जो ये वाली ड्रॉप था इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है ये वाला पैटर्न। रूल तो ये है कि हाफ कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग दे, बट बैक टेस्टिंग करिए और हम लोग जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं और जो एकदम से एक्यूरेट जो बैठता है वो यही होता है कि फर्स्ट कैंडल से ऊपर लें। पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है, ये वाली फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे। बट इस तरह का फॉर्मेशन जब बने वो किसी डिमांड जोन से ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा फॉर्मेशन बना तो हमने यहाँ पे बाई कर लिया, फिर वही सेम सीन हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है तो प्राइस वापस से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगी। बट हमने यहाँ पर किसी डिमांड जोन में ट्रेड किया है कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई डिमांड जोन होता और प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई और ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बनाया, तो हमारी एंट्री तो वही रहने वाली है, एंट्री स्टॉप लॉस दोनों वही रहने वाले हैं। हमें बस टारगेट पे वर्क करना है, टारगेट हमें अच्छा करना है 3:1 4:1। 3:1 4:1 का हमें टारगेट रखना है। ये लेवल अपने आप में स्ट्रांग हो गया। जी कपिल गो अहेड। इसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। वो एक अलग चीज थी जो हमने पढ़ी थी, नॉन ऑथेंटिक और ऑथेंटिक जोन। आप याद कीजिए, हम अब इस वाले जोन को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इस वाले जोन को ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग यदि यहाँ पर कोई प्रीवियस, यहाँ पर कोई पहले कोई जोन था, इस वाले एरिया में कोई जोन था, कोई इस तरह का ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न, उसमें प्राइस आई और उसमें प्राइस ऊपर जाते टाइम इस तरह का यदि फॉर्मेशन बना रही है जिसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, तो हमें इसे टारगेट अच्छा रखना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है या नॉन ऑथेंटिक है।
बिग टाइम फ्रेम पे क्या चेक करना है सर हमें सस्मित? आई थिंक आप टारगेट की बात कर रहे हैं। यदि सप्लाई जोन हमें एक ऊपर टारगेट पे हायर टाइम फ्रेम पे, वो तो रखना ही है, वो तो रखना ही है कि हायर टाइम फ्रेम का अपोजिंग जोन हमारा टारगेट होगा। बट यदि इस तरह का कोई फॉर्मेशन बन रहा है और हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑड हो गया और एक एक्स्ट्रा ऑड स्कोर हमारे पास जुड़ गया, तो फिर ऊपर वाला जो अपोजिंग सप्लाई जोन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाला सप्लाई जोन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल से पैटर्न पे हमने उसको टारगेट को ले लिया, नहीं। सब कुछ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर ही देखने हैं दिनेश जी। सारे पैटर्न हैं वो सब सारे के सारे पैटर्न एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही देखने हैं। और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे मिलते हैं तो हमें एंट्री स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है कि ये फॉर्मेशन तो बाद में बना है, फिर हम एंट्री यहाँ लें क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें एंट्री जहां थी वहीं लेनी है, स्टॉप लॉस जहां था वहीं लेना है, टारगेट बस अपना ऊपर रखना है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑड स्कोर हम देख रहे हैं ना, डिमांड जोन हो सप्लाई जोन हो, जितने भी हमने पैटर्न पढ़े हैं, जितने भी गैप्स पढ़े थे, वो एक्स्ट्रा स्कोर ही हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को और ट्रेड के रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा बनाएंगे। जो हम 4:1 5:1 की ट्रेड जो प्लान करेंगे ना, वो इसी तरह के फॉर्मेशन के आधार पे होगी। तो हमें इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है और काम में सबको डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ लेना है। इंडिविजुअल काम में नहीं लेना, इंडिविजुअल यूज नहीं करने हैं इनको, इंडिविजुअल ट्रेड नहीं करनी है कि कोई भी कन्वेंशनल पैटर्न बना, कहीं कोई गैप बन गया, कहीं कोई क्रॉस ओवर हो गया तो हमें उसको ट्रेड कर लेना है। नहीं, जब तक वो डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ नहीं कर रहा है तब तक हमें उसे नहीं करना है ट्रेड। ये मॉर्निंग स्टार है और इसको मॉर्निंग स्टार को हम डिमांड जोन के साथ ट्रेड करते हैं। अब दूसरा जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार। दूसरा जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैसा होगा? ड्रॉप, सॉरी रैली, बेस और कुछ इस तरह का ड्रॉप हो। वही रूल सेम है कि 50% बॉडी को, सॉरी 50% कैंडल के पार्ट को ये बॉडी नीचे की तरफ क्लोज कर दे। बट अच्छे रिजल्ट कब मिलेंगे? जब इसकी बॉडी इस वाली रेंज को, जो फर्स्ट कैंडल की रेंज है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर यदि देखिए प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है सस्मित जी, और ऊपर से नीचे आते टाइम उसने प्राइस एक बेस कैंडल फॉर्म हो गई, मतलब यहां पर आकर प्राइस जो डाउनफॉल था वो रुक गया और उसके बाद ऊपर की तरफ उसने फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया, मतलब और यहां तक तो सब सेलिंग सेलिंग थी, फिर उसके बाद बाइंग आना शुरू हो गई, उसके बाद बाइंग आना शुरू हो गई। इसके अकॉर्डिंग कन्वेंशनल मानते हैं कि यहाँ पर और अच्छी बाइंग आएगी और ये प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगी, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल। कि अचानक से सेलिंग जो आ रही थी वो रुकने के बाद एक ग्रीन मूव आ गई। बट हमें इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें इसे डिमांड जोन के साथ ही ट्रेड करना है। यदि सपोज कीजिए आपने उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड ले ली और ऊपर यहाँ पर कोई सप्लाई जोन हुआ,
हम लोग डिमांड सप्लाई जानते ही नहीं है, ये समझिए। तो हम सप्लाई जोन को देखेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कुछ जोन भी है। हमने तो सीधे यहीं पर, और उनके अकॉर्डिंग तो ये जो फॉर्मेशन होता है बस यहीं तक होना चाहिए, तो हम यहीं पे ट्रेड ले लेंगे। और यहाँ पर ऊपर जाते ही ट्रैप हो जाएंगे, प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। वहीं पे यदि ये डिमांड जोन हमने ट्रैप किया है, सॉरी ये डिमांड जोन हमने ट्रेड किया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर हैं, हमने अच्छा जो है जोन फाइंड आउट किया है, सारे ऑर्डर स्कोर हैं उसमें, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, जो भी पैरामीटर हम देखते हैं वो सब कुछ इसमें है। तो फिर, और फिर उसके बाद इस तरह का फॉर्मेशन बन जाए, जो हमने कंफर्मेशन में पढ़ा था ना, वही सेम सीन ऑलमोस्ट, मतलब उसके मान सकते हैं कि एक तरह से कंफर्मेशन दे दी इसने। किस चीज की कंफर्मेशन दी है? उसमें तो डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन थी, इसमें कंफर्मेशन है अच्छे बाइंग की और अच्छे सेलिंग की, इसमें पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा थे, अच्छे थे। ये रैली, और उसके बाद एक बेस, और फिर उसके बाद यदि इस तरह का फॉर्मेशन होता था जो कि इस प्रीवियस कैंडल को, फर्स्ट कैंडल को आधे हाफ एरिया तक के नीचे भी क्लोजिंग दे, तो इसे हम इवनिंग स्टार बोलते हैं बाय रूल। बट अभी हमारे अकॉर्डिंग ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत नीचे होनी चाहिए, इस वाली कैंडल के नीचे, तो ये ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा, अच्छा रिलायबल, तब ये अच्छा रिलायबल जोन माना जाएगा। इसे हमें ट्रेड करना है सप्लाई जोन के साथ, कि यहाँ पर यदि कोई सप्लाई जोन है, पहले यहाँ पर कोई सप्लाई जोन का फॉर्मेशन था, उसमें प्राइस गई, और ऊपर जाने के बाद उसने इस तरह का फॉर्मेशन बनाया है, तो अपना टारगेट हमें अच्छा नीचे की तरफ रखना है, वही 3:1 4:1, और अपोजिंग लेवल भी हमें स्ट्रांग देखना है। और यहाँ पे उस जोन को एक एक्स्ट्रा ऑड देंगे, एक एक्स्ट्रा ऑड। जितने भी पैटर्न हमने पढ़े हैं, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, वो सारे के सारे, और ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वो सारे के सारे एक एक्स्ट्रा ऑड की तरह काम करेंगे। उनको एक एक्स्ट्रा ऑड की तरह हम लोग काम में लेंगे, और हमेशा डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ ट्रेड करेंगे। ये सारे फॉर्मेशन ही, इस तरह के फॉर्मेशन हमारे ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनाएंगे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के। ये देखिए, ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है, इवनिंग स्टार का पैटर्न। एज ए कन्वेंशनल ट्रेडर हम इसको यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, सॉरी, ये जो पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट होता। बट हम यदि डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ ट्रेड कर रहे होते, तो देखिए ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन है, हमारी एंट्री यहीं इसी पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले चुके होते,
और उस एंट्री के बाद एक इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है, उस एंट्री के बाद एक इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली किस हिसाब से प्राइस नीचे की तरफ आई है, कितना अच्छा टारगेट उसने दिया है। एक हम एंट्री यहाँ लें और एक हम एंट्री यहाँ लें, काफी पॉइंट का हमें इसमें डिफरेंस मिल रहा है, 150 पॉइंट का अप्रोक्स, उतना पहले हमें एंट्री मिल गई। इस वजह से इन्हें सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन के साथ ही ट्रेड किया जाता है। देखिए फॉर्मेशन, देखिए ये वाला जो अभी पढ़ा था हमने, बियरिश हरामी, सॉरी बियरिश एंगल्फिंग, उसके बाद भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती गई है, और इसमें सारे के सारे डिमांड जोन, एक ये डिमांड जोन, ये एक मॉर्निंग स्टार बन गया हमारे लिए, ये वाला। उसके बाद फिर इसमें प्राइस आई, आने के बाद ऊपर गई, फिर ये एक नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ, इसमें प्राइस आई और आने के बाद ऊपर गई, ये सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया, फिर ये एक और हाई प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर प्राइस आई और आने के बाद फिर ऊपर, फिर एक डिमांड जोन बन गया, फिर उसने और अच्छी तरह से ऊपर, लगातार बैक टू बैक डिमांड जोन बनते गए और बैक टू बैक ये रेस्पेक्ट होते गए, ये डिमांड जोन फॉर्म होते गए और हर डिमांड जोन इसमें रेस्पेक्ट होता गया। कहां तक? इस पॉइंट तक, ये सप्लाई जोन एरिया तक जब तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद भी प्राइस आई, फिर उसके बाद फिर ये जोन भी चल गया क्योंकि ये गैप के साथ भी था। ये फ्लॉप हो गया क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी सप्लाई जोन से आ रही थी, ये नहीं चला, प्राइस को रोका था बट चला नहीं। ये इसने चल के यहाँ तक का टारगेट दिया। एक तो इसमें यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनने का कारण था कि मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ था, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये एक क्वार्टरली का जोन भी था, क्वार्टरली के जोन में प्राइस आई, ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन भी दिया था, यहाँ पे सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, कंफर्मेशन भी हो गया है, हायर टाइम फ्रेम से जोन टकरा भी गया है, और मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, और हर डिमांड में रेस्पेक्ट हो रहा है। मैंने कल बताया था, यदि कोई भी प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में यदि टकरा गई और वहां से रिवर्स हो गई ऊपर की तरफ और उसने कंफर्मेशन दे दिया, उसके बाद उसमें सारे छोटे छोटे टाइम फ्रेम के सारे डिमांड जोन एक्टिव हो जाएंगे और वो चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेंज थी, क्वार्टरली वाली रेंज, ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम की थी, कितने मंथ की और कितने वीक की और कितने डेज की इसमें कैंडल का कितनी बाइंग सेलिंग होगी, उसी वजह से इतना अच्छा फॉर्मेशन ये बना था। तो इतने सारे पेंडिंग ऑर्डर पिक करके यदि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो छोटे छोटे डिमांड जोन होते हैं उनको भी उस ट्रेंड का और उस प्राइस का सहारा मिल जाता है, और फिर वो सारे के सारे वर्क करते हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। वहीं पे यदि यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, तो फिर उसमें छोटे टाइम फ्रेम के सारे सप्लाई जोन एक्टिव हो जाएंगे, फिर वहां पे सारे सप्लाई जोन रेस्पेक्ट करेंगे, डिमांड जोन ब्रेक हो जाएंगे। और अच्छे से क्लियर है, टॉप डाउन अप्रोच में होगा। आप लोग इसी अकॉर्डिंग इन सब चीज को आराम से रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग देखने के बाद इनको अप्लाई करें, बैक टेस्टिंग करें। जब टॉप डाउन अप्रोच होगा तो आपको बैक टेस्टिंग का भी मालूम हो जाएगा कि बैक टेस्टिंग कैसे होती है।
और खुद की रिसर्च आप जनरेट करें, खुद लेवल ढूंढें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहें। कई लोग होते हैं जो कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक मेटा स्टॉक, स्पाइडर और बहुत सारे के तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी कमांड्स फॉलो करते हैं। बट वो कमांड भी किसी ना किसी आदमी के थ्रू सॉफ्टवेयर को दी गई है ना, कि यदि इस तरह का पैटर्न बने तो हमें अलर्ट आना चाहिए, प्राइस इतना परसेंट गिर जाए तो हमें अलर्ट आना चाहिए, प्राइस इतना परसेंट ऊपर चली जाए तो हमें आना चाहिए। हम उसकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड होकर क्यों ट्रेडिंग करें? क्या हम उससे अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते क्या? जो सॉफ्टवेयर जो कमांड दे रहा है वो किसी ना किसी आदमी की रिसर्च ही है, और यदि हम उससे बेटर रिसर्च कर सकते हैं, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन में आ जाए, टाइम लगेगा, बट वो बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। सेल्फ डिपेंड होकर एकदम से ट्रेडिंग करनी है, सेल्फ डिपेंड होकर रिसर्च करनी है, ना किसी टीवी पे ध्यान देना है, ना किसी न्यूज़ पे ध्यान देना है। अभी की मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, बट ये मार्केट बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। और हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ना ही रिकमेंड कर रहे हैं, आप लोगों को यदि मना कर रहे हैं ट्रेड ना करने के लिए, तो पैसा जो बच रहा है समझिए वो बन ही रहा है आपका। ये टाइम है वेट एंड वॉच का ट्रेडिंग के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है। जो भी शेयर आप, यदि नए हैं पुराने हैं, शेयर का प्राइस तो हर कोई एक जैसा देख सकता है ना चार्ट में, कि कब कौन सा शेयर कहां पर था, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी जानते होंगे। बट अब तो आप सब लोग टेक्निकल सीख गए हैं, 3 क्लास सिर्फ हमारी बच रही हैं। डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को क्लियर हो गया है। तो अब तो आप लोग इसमें सारे के सारे जो चार्ट हैं, बिग एटलीस्ट बिग ट्रेड लिस्ट तो आपको सारी कंप्लीट देखनी ही चाहिए। उसमें ये देखिए क्वार्टरली पे, मंथली पे, हाफ ईयरली पे कौन कौन से स्टॉक डिमांड जोन में आ रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स में आ रहे हैं। बिल्कुल सही कपिल, बैड टाइम इज मोर देन गुड टाइम। कौन कौन से स्टॉक हायर टाइम फ्रेम के अच्छे डिमांड जोन में आ रहे हैं, और रिवर्सल पैटर्न पे फोकस करना है, कंटिन्यूअस पैटर्न पे नहीं, रिवर्सल पैटर्न पे। ये वेदांता का पैटर्न, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, देख रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, नॉन ऑथेंटिक है, बट स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम लोग नीचे इस लेवल को कंबाइन करके रख सकते हैं। जब हम लेवल ओवर द लेवल और ट्रैप लेवल सीखेंगे ना, तो ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों रखा है। सेक्टर के साथ सेक्टर आपने पढ़ ही लिया है। सबसे पहले सेक्टर देखो, सेक्टर नोट डाउन करो कि सेक्टर कौन कौन से सेक्टर डिमांड जोन में आए हैं, अच्छे डिमांड जोन में आए हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे शेयर देखो पर्टिकुलर सेक्टर के। ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्रॉप बेस, ये इसको मैंने ड्रॉप बेस और रैली लिया है फॉर्मेशन, बट इसकी क्लोजिंग देखिए ऑल टाइम हाई। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं नॉर्मल सा हमने लेवल कोई भी ट्रेड कर लिया, नहीं, क्लोजिंग वाले लेवल देखने हैं। और कुछ सेलेक्टेड 8-10 स्क्रिप्ट ऐसी आप फाइंड आउट कर लीजिए जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सको। रिवर्सल पैटर्न और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली, इस तरह के जोन, और बिग ट्रेड लिस्ट में ही देखना है। बिग ट्रेड लिस्ट में उनमें अपना पैसा डालिए डिवाइड करके सेक्टर के अकॉर्डिंग, हर सेक्टर का एक एक दो दो शेयर परचेज करके। ऐसा नहीं सारा पैसा एक दो शेयर में लगा दिया, और या फिर एक ही सेक्टर में लगा दिया, नहीं, हर सेक्टर का एक एक दो दो शेयर होना चाहिए हमारे पास।
ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अभी आप इन्वेस्ट कर देंगे, साल 2 साल, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा दिन तक तो नीचे नहीं रहने वाला है, क्योंकि कोई कारण है वो जिसकी वजह से नीचे गिर रहा है, वो धीरे 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 करके सेटल डाउन हो ही जाएगा। उसके बाद मार्केट को थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। फैक्ट्रीज में काम बंद पड़े हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उनको मुनाफा नहीं होगा, माल नहीं बिकेगा, क्वार्टरली के रिजल्ट खराब आएंगे। बैंकों का से जो लोन ले रखा है वो बैंकों का लोन किस्त नहीं चुका पाएंगे, बैंक एनपीए में जाएंगे। फिर उन सारी चीजों को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बैंकों को पैसा नहीं पहुंचेगा कंपनीज की तरफ से तो बैंक एनपीए में जाएंगे, एनपीए बढ़ेगा बैंकों का। सेटल होगा और बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छे अच्छे शेयर्स में। निफ्टी का आप लोगों को याद हो, ये लेवल डिस्कस किया था कि एक ये ड्रॉप बेस रैली वाला लेवल है, उसके बाद एक ये ट्रैप लेवल है, और एक थर्ड लेवल ये है। यदि ये नहीं चला सेलिंग प्रेशर की, ये जो कैंडल देख रहे हैं देखिए, एक सिंगल वन कैंडल ने इतने 3 साल का जो फॉर्मेशन था उसको खत्म कर दिया। ये नहीं चला, और ये वाला जो लेवल था मैंने इस तरह से कुछ मार्क किया था कि ये लेवल मैं देख रहा हूं जहां से निफ्टी रिवर्स होगी। आप लोगों को याद हो, ये लेवल जो है 1200 पॉइंट की रेंज है टोटल इनकी। ये ये डिमांड जोन इसने ब्रीच कर दिया, क्योंकि सब लोग इसी डिमांड जोन का वेट कर रहे थे। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, 8,000, 9,000, 8,500, 9,500, इस तरह के साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं। ये डिमांड जोन इसने ब्रीच कर दिया, और ये वाला जो डिमांड जोन था इसमें प्राइस आई, और आने के बाद इतने बहुत अच्छा अप मूव दिया था, यहां तक का इसने हाई लगाया था। इस कैंडल का लो और हाई देखें तो लो था 7,832 और हाई था 8,575। अप्रॉक्स 700 प्लस पॉइंट का इसने अप मूव दिया था। काफी सारे स्टूडेंट ने फ्यूचर लिया था। ऑप्शंस तो अभी एक्सपेंसिव हो रखे हैं, ऑप्शन बाइंग में तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करी। जो लोग ऑप्शन जानते हैं, ऑप्शन की क्लास जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें पता है कि अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ऊपर है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे शेयर्स की। और जब वॉलेटिलिटी ऊपर होती है तो फिर ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ली थी और अच्छा पैसा बनाया था। ये वॉलेटिलिटी वाला गेम आप जब ऑप्शन की क्लास लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कब हमें ऑप्शन बायर होना चाहिए, कब हमें सेलर होना चाहिए। ये आपने निफ्टी का चार्ट देख लिया। अब मैं निफ्टी बैंक से इसको एक चीज, नई चीज आपको सिखाता हूँ कि निफ्टी बैंक, सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है, और दूसरा वाला ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जब निफ्टी इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आया था 8200 वाले डिमांड जोन में, तब बैंक निफ्टी यहां पर कुछ ट्रेड कर रहा था ऊपर। ये अभी हो नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए। यस, मैं एक एक सिंगल करके समझाता हूँ आपको। जब निफ्टी इस जोन में आया था ना, तब बैंक निफ्टी जो है वो उस डिमांड जोन में नहीं आया था, इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में नहीं आया था।
इस डिमांड जोन में, वो कुछ यहां पर ट्रेड कर रहा था। और जब निफ्टी इस वाले ट्रैप लेवल में आ गया, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे निफ्टी बैंक इस वाले ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आ गया था। निफ्टी में बहुत ज्यादा जो बैंकों का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, फाइनेंस सर्विसेज का। सेक्टर एनालिसिस आप जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का सबसे ज्यादा वेटेज है। जब निफ्टी बैंक इसमें आ गया तो फिर निफ्टी का वो ट्रैप वाला लेवल उसने ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर दिया। इस तरह की चीज आपको मार्केट में चार्ट में ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि कैसे एक दूसरे ये सारी की सारी चीजें आपस में रिलेट करती हैं। और ये इस तरह के ऑब्जर्वेशन का बहुत सही टाइम है, बहुत सही टाइम। चार्ट को पढ़ना सीखिए कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट को पढ़ना सीखिए, चार्ट क्या बोल रहा है और मार्केट ओवरऑल सिचुएशन क्या कह रही है, टीवी वाले क्या कह रहे हैं। अपोजिट सोचना शुरू कर दीजिए टीवी वालों के, बिल्कुल डिप्लोमेटिक बातें होती हैं उनकी। हैशटैग चलेगा, नहीं खरीदना, नहीं बाय करना, और जो वहां पर बोलने के लिए आते हैं उनसे जबरदस्ती बाइंग सेलिंग की कॉल दिलवाते हैं। और टीवी चैनलों को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मनी कंट्रोल के थ्रू, investing.com के थ्रू आ जाती है। अपनी बस स्टडी पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके चार्ट में ध्यान लगाइए और चार्ट को पढ़ने का कोशिश कीजिए कि चार्ट किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे फॉर्मेशन किस तरह के मार्केट में चलते हैं। इसमें जो भी पढ़ाया है उसमें किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं उनमें किसी को कोई भी डाउट? ओके ग्रेट। सब लोग प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग देखना और अपना ध्यान रखना। जितना ज़्यादा हो सके घरों में अंदर रहें, बाहर नहीं निकलें। बच्चों को और बुजुर्गों को सलाह दें घर से बाहर ना जाने की, उन्हें घर में ही रहने दें। इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, उस वजह से ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। खुद का ध्यान रखना है, बार बार हैंड वॉश करते रहें, कम से कम बाहर जाएं, ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं, मास्क लगा कर जाएं, सैनिटाइजर ऑल टाइम अपने पास रखें। ओके, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।